साथियों सब्सक्राइब करें चैनल को निशुल्क टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो दिखने में क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो राइट साइड में दिए गए सेटिंग के बटन को दबाएं, क्वालिटी को इंक्रीज करें, आपको ये वीडियो क्लियर दिखेगा। आज अब अगला टॉपिक देखते हैं, क्षारीय मृदा धातु तत्व। सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड। क्षारीय मृदा धातुओं के अंदर मुख्यतः कैल्शियम मैग्नीशियम का हम अध्ययन करते हैं। कैल्शियम का ज्यादातर उपयोग हम देखते हैं कि मिल्क फीवर, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के अंदर कैल्शियम उपयोगी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड मिल्क फीवर के अंदर ये ओरल रूप के अंदर देने के काम आता है। एक्लैम्पशिया कुत्तों के अंदर होने वाली, कुतिया के अंदर होने वाली बीमारी है, ये प्रेगनेंसी के वक्त प्रेग्नेंट होती है एक्लैम्पशिया, जिसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। डायूरेटिक के रूप में काम करता है कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से रक्त का थक्का जमाने के भी काम में आता है। रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, रक्त स्त्राव को रोकता है, रक्त स्त्राव को रोकने का काम करता है। अस्थि व दूध के निर्माण व पल्मोनरी टीबी के अंदर भी कैल्शियम क्लोराइड उपयोगी होता है। इस तरह से हमने कैल्शियम के विभिन्न प्रकार के उपयोग है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के अंदर भी कैल्शियम उपयोगी है और शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों के अंदर कैल्शियम बहुत उपयोगी है, जैसे रक्त का थक्का जमाना, अस्थि दूध का निर्माण इत्यादि चीजों में कैल्शियम उपयोगी होता है। अगला हम देखें कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसका भी समान वही उपयोग है जैसे कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग होता है। सेम ये भी मिल्क फीवर में, एक्लेम्शिया में डाययूरेटिक के रूप में काम आता है, रक्त का थक्का जमाता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट, हम कैल्शियम ग्लूकोनेट की ड्रिप चढ़ाते हैं जिसे सीबीजी के नाम से हम जानते हैं। माइपैक्स के रूप में बाजार में उपलब्ध होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसमें 83% और बोरिक अम्ल इसमें 17% होता है। बोरिक अम्ल इसमें इसलिए मिलाया जाता है ताकि जब ड्रिप के रूप में कैल्शियम दिया जाता है तो वह हृदय की संकुचन की गति को बढ़ा देता है, हृदय की उत्तेजना को बढ़ाता है, कार्डियक मसल्स की उत्तेजना को बढ़ा देता है। बोरिक अम्ल डालने से उसकी उत्तेजना कम हो जाती है, इसलिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के रूप में ड्रिप चढ़ाई जाती है। आगे देखिए कैल्शियम लैक्टेट, ये ओरल पाउडर के रूप में या मुख्य रूप से दिया जाने वाला कैल्शियम है, सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैल्शियम लैक्टेट। फिर आगे देखें कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है पाइका रोग के अंदर बहुत उपयोगी है। पाइका रोग वह होता है जिसके अंदर जानवर अवांछित चीजों को, जो कि खाने योग्य पदार्थ नहीं होते, उनको खाते हैं, तो उसे हम पाइका कहते हैं। फास्फोरस की कमी से, नमक की कमी की वजह से पाइका रोग होता है। कैल्शियम फास्फेट रिकेट्स में, ओस्टियोमलेशिया में काम आता है। रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होने वाले हड्डियों से संबंधित विकार है। रिकेट्स छोटे बच्चों में होता है, ओस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट एंटासिड के रूप में काम आता है, बोन मील के रूप में भी काम में आता है। आगे हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है दस्त को रोकने का काम आता है, अधिशोषक के रूप में काम करता है ये, और दस्त को रोकने का काम करता है। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट अपच के रूप में, अति अम्लता होने पर, दस्त व आफरे में एंटासिड के रूप में उपयोगिता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एमजीओ का निर्माण करता है, जिसकी वजह से दस्त और आफरे में उपयोगी होता है। एंटासिड का काम करता है क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर आगे देखें मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बहुउपयोगी पदार्थ है, इसे एप्सम साल्ट भी कहते हैं, और सामान्य इसकी 200 से 300 ग्राम की अगर मात्रा अगर गोवंश को दी जाए तो ये दस्तावर का काम करता है। छोटी कम मात्रा के अंदर 30 से 60 ग्राम अगर मात्रा दी जाती है तो ये बुखार उतारने का भी काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट अलग अलग रूपों के अंदर और भी काम आता है। आईवी सॉल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट का जानवर को देने पर उसकी डेथ हो जाती है। यूथेनेशिया का भी काम करता है। भारी धातुओं को अब हम देखते हैं, तो भारी धातुओं के अंदर सबसे पहले हम देखें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड जो है एंटासिड का काम करता है, पेप्टिक अल्सर इत्यादि के अंदर बहुत उपयोगी होता है। आगे हम देखें केओलिन, चिकनी मिट्टी या गेरू, ये भी जैसा हमने कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में देखा था, यह दस्त को अधिशोषक के रूप में, दस्त में अधिशोषक के रूप में काम करती है और मल को गाढ़ा करने का काम करती है, जिससे दस्त के अंदर फायदा मिलता है। आगे हम देखें लेड एसीटेट। लेड एसीटेट, इसका उपयोग सफेद लोशन के निर्माण में होता है, व्हाइट लोशन के निर्माण में, सफेद लोशन के निर्माण में ये स्थानीय निषेधक के रूप में काम करता है, ठंडापन लाता है। तेज दस्त होना, रक्तस्राव और पेचिश के अंदर ये इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम करता है। साथियों एस्ट्रिंजेंट वे पदार्थ हैं जो कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन को सिकोड़ते हैं, अर्थात आंत्र की या डाइजेस्टिव म्यूकोजा के ऊपर जब लेड एसीटेट की परत जमती है तो यह संकुचन करने का काम करते हैं, जिससे दस्त के समय पानी का स्त्राव कम होता है, रक्त स्त्राव कम हो जाता है और पेचिश के अंदर इत्यादि के अंदर
ये स्त्राव को कम करते हैं, जिससे इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट कहलाते हैं। इसके अलावा स्टिप्टिक के रूप में अर्थात हेमोरेज को रोकने का भी काम करते हैं। तो हमने देखा कि लेड एसीटेट के दो प्रमुख कार्य हैं, एक तो इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट या स्टिप्टिक या स्थानीय निश्चेतक के रूप में कार्य करना। आगे हम देखें जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आंखों के संक्रमण के अंदर उपयोगी है। इसके साथ साथ लेड एसीटेट के अंदर मिलाकर इसका सफेद लोशन बनाया जाता है। सफेद लोशन, व्हाइट लोशन का उपयोग, व्हाइट लोशन दो पदार्थों से मिलकर बना है, एक तो जिंक सल्फेट और दूसरा लेड एसीटेट। आगे हम देखें जिंक कार्बोनेट। इसका सामान्य नाम केलामाइन है और जिंक कार्बोनेट से निर्मित लोशन को केलामाइन लोशन कहते हैं। ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। लोशन की डेफिनेशन हम पहले आगे देख चुके हैं। आगे हम देखें तो नीला तोता और हरा तोता। नीला तोता कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2O। नीला तोता सबसे पुराना डीवर्मर इसे हम कह सकते हैं। भेड़ बकरियों में सबसे ज्यादा उपयोगी डीवर्मर था। इसे ईसोफेजियल ग्रूव को बंद करने के अंदर भी उपयोगी है साथियों। क्लोमिन किट का हम उपयोग करते हैं। क्लोमिन किट जो है बांझपन निवारण के अंदर दिया जाता है। क्लोमिन किट के अंदर दो प्रमुख अवयव होते हैं, एक कॉपर सल्फेट और दूसरा क्लोमिफिन साइट्रेट, जो कि जीएनआरएच का एनालॉग है। इसका उपयोग, चूंकि जीएनआरएच को अगर रोमन रेटिकुलम ओमेसम में जाने पर उसका किण्वन हो जाएगा, इसलिए उसे सीधा एबोमेसम में पहुंचाना होता है। कॉपर सल्फेट की पहले दो गोलियां दी जाती है, उसके 20 से 25 मिनट के पश्चात क्लोमिफेन साइनाइड को दिया जाता है। कॉपर सल्फेट की दो गोलियां ईसोफिजियल ग्रुप को बंद कर देती है, जिससे भोज्य पदार्थ या फीड डायरेक्ट ओबोमेसम में चला जाता है। इसलिए कॉपर सल्फेट प्रमुख रूप से ईसोफेजियल ग्रुप को बंद करने के अंदर उपयोगी होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंजेंट का भी कार्य करता है। कॉपर सल्फेट का 5 ppm विलयन का उपयोग जलीय घोंघों को खत्म करने के लिए किया जाता है। लिवर फ्लुक्स को लिवर फ्लुक का जो ट्रांसफर होस्ट होते हैं वो जलीय घोंघे होते हैं। इसलिए लिवर फ्लुक को ट्रांसफर होस्ट जो कि जलीय घोंघे होते हैं, तो इनको नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। आगे देखें फेरस सल्फेट, इसे हरा तोता भी कहते हैं। इसका उपयोग घोड़ों के अंदर एस्केरिड्स या डीवर्मर के रूप में निर्माण के अंदर होता है। ये हिमेटेनिक रक्त निर्माण का उपयोग भी है, क्योंकि यह आयरन से युक्त यौगिक है, इसलिए इसका उपयोग रक्त निर्माण के अंदर भी किया जाता है। और घोड़ों के अंदर ये एस्केरिड्स को मारने के काम ले जाता है। कोबाल्ट क्लोराइड हम देखें तो रूमन में विटामिन B12 के निर्माण में कोबाल्ट बहुत उपयोगी है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 जो है कोबाल्ट की उपस्थिति के अंदर ही रूमन के बैक्टीरिया के द्वारा निर्मित किया जाता है। आगे हम देखते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड उन्हें कहेंगे जो कि धातु जैसे तत्व हैं लेकिन अधातु तत्व हैं, जैसे कि बिस्मथ। तो बिस्मथ को उपयोग बिस्मथ कार्बोनेट का उपयोग घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप के अंदर किया जाता है। आगे देखें हम बिस्मथ सब नाइट्रेट। बिस्मथ सब नाइट्रेट उपयोग BIPP बनाने में किया जाता है। BIPP की फुल फॉर्म बिस्मथ आइडोफॉर्म पैराफिन पेस्ट है। ये एक विशेष प्रकार का पेस्ट है जो कि एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। इसमें आयोडोफॉर्म होता है, आयोडीन होता है और ये घाव पर लगाया जाता है। इसकी घोंस तैयार किए जाते हैं, घाव पर लगाया जाता है। बिस्मथ सब नाइट्रेट घाव को भरने के काम में आता है। आगे हम देखें एंटीमनी से संबंधित यौगिक। तो एंटीमनी से संबंधित यौगिक, दो यौगिक प्रमुख रूप से काम आते हैं। पहला हम देखें टार्टर एमेटिक। टार्टर एमेटिक, उसका दूसरा नाम पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट। इसके दो उपयोग हम देखते हैं। एक तो रूमन की क्रियाशीलता बढ़ाने के अंदर काम आता है, अर्थात रूमन की टोनिसिटी इंक्रीज करने के काम आता है, भूख बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, इसका 2 से 4% का विलयन इंजेक्शन के रूप में नेजल ग्रेनुलोमा के इलाज के अंदर किया जाता है। नेजल ग्रेनुलोमा सिस्टोसोमियासिस कहलाता है, जो कि सिस्टोसोमा नेजलिस से होता है, और उसके इलाज के अंदर नेजल ग्रेनुलोमा के इलाज में टार्टरेमेटिक उपयोगी है। फिर देखते हैं सुरामीन। सुरामीन जो है ट्रिपनोसोमियासिस सुरा के इलाज के अंदर काम में आती है। ये बीमारी, यह जो दवाई है वो दो तरीके से कार्य करती है। तो प्रोफाइलेक्टिक और क्यूरेटिव दोनों काम करती है, अर्थात वैक्सीनेशन के रूप में भी ये दी जाती है और एक बार बीमार होने पर जानवर को क्यूरेटिव रूप में भी दी जाती है। आगे हम देखें आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। आर्सेनिक प्रमुख रूप से एक कृमिनाशक दवाई, लेकिन अधिक मात्रा में आर्सेनिक देने पर यह विषैले प्रभाव भी उत्पन्न करता है। आर्सेनिक का उपयोग रक्त व रक्त निर्माण से करने वाले अंगों के रोगों में उपयोगी होता है। रक्त निर्माण करने वाले अंग जैसे बोन मेरो, स्प्लेन इत्यादि हैं। आगे हम नॉन मेटल्स के रूप में देखें तो सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वो नॉन मेटल में वो आयोडीन है। आयोडीन का एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वह काम में आता है। पोविडीन आयोडीन जो सॉल्यूशन है वो मेट्राइटिस, वेजिनाइटिस, घावों के इलाज में बहुत अधिक उपयोगी होता है। इसी प्रकार टिंचर आयोडीन या आयोडीन ऑइंटमेंट का उपयोग इडिमा या अन्य प्रकार की सूजन के अंदर भी किया जाता है।
घोड़ों के अंदर नॉन स्वेटिंग जो कंडीशन होती है, अर्थात पसीना नहीं आना या गलगंड रोग, घेंघा के इलाज के अंदर भी आयोडीन उपयोगी है। इसके अलावा आयोडीन के बहुत सारे यौगिक और भी हैं जो कि एंटीसेप्टिक के रूप के अंदर बहुत सारी जगह काम में आते हैं, जो हम अलग अलग जगह पर उनका और भी अध्ययन करेंगे। इनका उपयोग एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबैसिलोसिस इत्यादि बीमारियों के अंदर भी किया